हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? स्वागत है आपका टॉपर्स नीट में। और सभी लोग अच्छे हो गए, मेरे को पता है सभी लोग अच्छे हो गए। और आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे मात्र 30 मिनट में, जिसका नाम है एमटीपी एंड एसटीडी। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, उस वीडियो को खूब ज़्यादा स्प्रेड कर दो उन बच्चों तक जिनको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है ना? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एमटीपी। सबसे पहले एमटीपी पढ़ेंगे, फिर एसटीडी के बारे में अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, मैं एमटीपी और एसटीडी इसलिए आज आधे घंटे के अंदर पढ़ा रहा हूँ। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन हर साल इससे क्वेश्चन आ जाता है, चाहे एमटीपी से आए चाहे एसटीडी से आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज एमटीपी। अच्छा, एमटीपी का मतलब क्या होता है? एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इसको एमटीपी बोलते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, नहीं तो इसका एक और नाम है जो शायद मैक्सिमम लोग जानते हैं, जिसे अपन बोलते हैं एबॉर्शन। ठीक है, एमटीपी तो सब लोग जानते होंगे, इसका एक और नाम है अबॉर्शन। ठीक है, अब देखो एमटीपी क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं एमटीपी क्या होता है तो आप क्या कहोगे? आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दे रहा हूं एमटीपी मतलब क्या होता है। एमटीपी मतलब होता है कि अगर किसी बच्चे को गर्भ में मार देते हो किसी भी वजह से, दिस प्रोसेस इज नोन एज एबॉर्शन या एमटीपी। ठीक है, लेकिन एमटीपी अगर आप कराते हो ना तो बहुत खतरा होता है, मां को भी और बच्चे को भी बहुत ज्यादा खतरा होता है। ठीक है ना? अब देखो एमटीपी जो है, एमटीपी भारत सरकार ने 1971 में इसे क्या कर दिया था? लीगलाइज्ड कर दिया था। भारत सरकार ने इसे क्या किया था? 1971 में इसे लीगलाइज्ड कर दिया था। और 2017 में एक एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट आया है अभी 2017 में, एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट। इसमें बताया गया है कि एमटीपी को कराने का क्या क्या तरीका होना चाहिए, पहला पॉइंट। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, इसमें एमटीपी को 3 ट्राइमेस्टर में बता दिया गया, 3 3 3, और ये 3 3 3 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 9। और हमारी जो प्रेगनेंसी एक फीमेल की होती है कितने महीने की होती है? 9 मंथ की होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एमटीपी 2017 में एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट आया था और इसी के तहत बताया गया है कि एमटीपी आप कैसे कराओगे। ठीक है, लेकिन भारत सरकार ने 1971 में इसे लीगलाइज्ड कर दिया था। इस डाटा को आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है कि 2017 में इसे लीगलाइज्ड कर दिया गया था। ठीक है ना बच्चों? यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो एक पॉइंट और है, शायद आपको ना समझ में आए, अगर समझ में आ गया होगा, पहले से आप जानते होगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एमटीपी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करते हो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब कि 3 मंथ, फर्स्ट 3 मंथ में करते हो तो इसमें मदर को खतरा नहीं होता है, मदर को रिस्क नहीं होता है इसमें। ठीक है, मदर का रिस्क इसमें बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी कैसे कराओगे? या तो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो, या तो रेप केस हो, या तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, तब आप क्या करा सकते हो? एमटीपी करा सकते हो, वरना आप नहीं करा सकते भैया। ये बात हमेशा याद रख लेना है। तो जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी होता है तो उसमें मदर को रिस्क नहीं होता है। और यही क्वेश्चन नीट बार बार आपसे पूछता है कि ये बताइए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या मदर को रिस्क होता है? एमटीपी में नहीं होता है। और कराना क्यों चाहते हैं?
इसलिए आप चाहते हैं कराना, या तो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो, या तो रेप केस कोई हो, या तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब ये होता है कि बच्चा यूट्रस में ना डेवलप होके फॉलोपियन ट्यूब में डेवलप होने लगेगा, तो इस कंडीशन में भी आप एमटीपी करा सकते हो। ठीक है, ये पहले ट्राइमेस्टर की बात हो रही है, ये पहले ट्राइमेस्टर की बात हो रही है बच्चों। ठीक है, अगर आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में एमटीपी कराते हो, इस पॉइंट को याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में एमटीपी कराते हो तो इस पॉइंट को नोट कर लेना है, मदर को बहुत बड़ा रिस्क होता है भैया इसमें, मदर को बहुत बड़ा रिस्क होता है भैया इसमें, ये पॉइंट याद कर लेना है आपको। मदर का इसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप तभी करा सकते हो, कुछ टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए, या तो मां को खतरा हो, देखो हिंदी में मैं लिख दिया, या तो बच्चे के अंदर, बेबी के अंदर कोई क्रोमोजोमल डिसऑर्डर हो। ठीक है, आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में एमटीपी तभी करा सकते हो, या तो मदर को खतरा हो, या तो बेबी के अंदर कोई क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है। मान के चलो टर्नर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उस कंडीशन में आप एमटीपी करा सकते हो सेकेंड ट्राइमेस्टर में। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप एमटीपी कराते हो तो भाई बहुत बड़ा रिस्क होता है, बहुत बड़ा रिस्क होता है, इस पॉइंट को याद कर लेना, बहुत तगड़ा रिस्क होता है। और इसमें अगर मदर का एमटीपी जो होता है ना, उसका जो तरीका है वो केवल डीएनसी के थ्रू ही हो सकता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में एमटीपी। डीएनसी मतलब कि इंस्ट्रूमेंट से ना बच्चे को कट करके निकाला जाता है, सोचो एक जिंदे व्यक्ति को कट करके निकाला जाता है डीएनसी के थ्रू। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर एमटीपी होती है ना, इस पॉइंट को भी लिख लेना, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर एमटीपी होती है तो एमटी पिल के थ्रू एमटीपी होती है, एक पिल होता है इसी के थ्रू एमटीपी होती है अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होगी तो। इस पिल्स को अपन बोलते हैं RU486। ठीक है, इसमें एक केमिकल होता है जिस केमिकल का नाम है क्या, मीफीप्रेस्टोन नाम का केमिकल होता है। ठीक है, और ये जो केमिकल होता है ना, ये बताओ, आपसे क्वेश्चन है एंटी प्रोजेस्टेरोन होता है कि एंटी एस्ट्रोजन होता है, तो ये जो केमिकल होता है ना एंटी प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, जब ये पिल्स आप खाओगे तो क्या होगा, जो बेबी है, जो 3 महीने की बेबी बॉडी के अंदर डेवलप हो रही है, गर्भ में डेवलप हो रही है, वो क्या होगी, इंडोमेट्रियम की लाइनिंग तोड़ेगा, और इंडोमेट्रियम की लाइनिंग के टूटने के साथ बेबी बाहर आ जाएगा। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मदर को खतरा नहीं होता है, एक बात हमेशा याद रख लेना। और एक पॉइंट अगर आपको नहीं पता हो तो मैं इस पॉइंट को बता दूं, इस पॉइंट को अपने दिमाग में रख लेना भैया, एकदम गांठ बांध के रख लेना। सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर आप एमटीपी कराते हो तो मदर को बहुत ज्यादा रिस्क होता है, और आप एमटीपी तभी करा सकते हो ना सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब मां को खतरा हो या बच्चे के अंदर कोई क्रोमोजोमल डिसऑर्डर हो, तभी आप एमटीपी करा सकते हो, वरना नहीं करा सकते। एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो एमटीपी होता है वो डीएनसी के थ्रू होता है, वो डीएनसी के थ्रू होता है, डीएनसी के थ्रू होता है। अच्छा, डीएनसी मतलब कि बच्चे को काट के निकाला जाता है, एक मदर के यूट्रस से बेबी को काट के निकाला जाता है। ठीक है, और इसमें बेबी को बहुत ज्यादा, मदर को बहुत ज्यादा रिस्क होता है इसमें। एक पॉइंट आपको मैं बता दूं, एक आपको बात नहीं पता होगा, अगर किसी मदर को या किसी मां का एमटीपी हो रहा है वो डीएनसी के थ्रू हो रहा है, एबॉर्शन जो हो रहा है डीएनसी के थ्रू हो रहा है, तो मदर आने वाले समय में फिर मां नहीं बन सकती भैया, क्योंकि यूट्रस जो होता है ना, वो यूट्रस अनसुटेबल हो जाता है अब बच्चे को मेंटेन करने के लिए, अब बच्चे को इम्प्लांट करने के लिए। शायद आपको नई बात पता चल रही होगी कि अगर एक बार आप डीएनसी के थ्रू एमटीपी करा दिए ना, एबॉर्शन में बार बार नहीं बोल रहा हूं, एबॉर्शन सुनने में खराब चीज लग रहा है, अगर आप एमटीपी आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में करा रहे हो और बच्चे को डीएनसी के थ्रू ही कराया जाएगा, और कोई तरीका नहीं है,
ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मदर फिर क्या हो सकती है, इनफर्टिलिटी की शिकार हो सकती है भैया। ये बात हमेशा याद रख लेना है, क्योंकि उसका यूट्रस जो होता है ना अनसुटेबल हो जाता है किसी बच्चे को इम्प्लांट करने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा। एमटीपी क्या होता है? एमटीपी कराने का दो तरीका है, या तो आप पिल्स के थ्रू कर सकते हो, जिस पिल्स का नाम है RU486, जिसके अंदर केमिकल होता है मीफीप्रेस्टोन, और उसके अंदर जो केमिकल होता है ना, ये काम एंटी प्रोजेस्टेरोन की तरह करता है। मतलब कि आप ये जब पिल्स खाओगे ना तो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूट जाएगी और उस इंडोमेट्रियम की लाइनिंग के साथ बॉडी से बेबी भी बाहर आ जाएगा। ऐसे आप एमटीपी करा सकते हो। और RU486 पिल्स का इस्तेमाल तब किया जाता है बच्चों, शायद आपको नहीं पता हो, जब प्रेगनेंसी 3 महीने की रहती है। और 3 महीने के बाद जब जाओगे तो बेबी, सोचो यार वो बेबी कैसे यूट्रस से बाहर आएगा, नहीं आता है ना, तो उस कंडीशन में डीएनसी करके निकाला जाता है, बच्चे को कट करके निकाला जाता है। दुनिया का सबसे गंदा काम है एमटीपी, सबसे गंदा काम है एबॉर्शन, सबसे गंदा काम है एबॉर्शन, ये आपको पता होना चाहिए। और एबॉर्शन को रोकना है भैया, इसको लीगल नहीं है, ये लीगल नहीं है, आप नहीं करा सकते। अगर आपके अंदर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है तो बच्चे के अंदर है तो एमटीपी करा दीजिए। अगर बच्चा 4 महीने का हो गया तो फिर एमटीपी मत कराना। अगर माँ भी अच्छी है, बच्चा भी अच्छा है, फिर एमटीपी मत कराना। उससे हमारा यूट्रस, जो फीमेल का यूट्रस होता है, फिर अनसुटेबल हो जाएगा, वो सूट ही नहीं करेगा अगली बार बेबी को इम्प्लांट करने के लिए। तो इस कंडीशन में इनफर्टिलिटी का भी केस हो सकता है। इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है ना। यहां तक आपको समझ में आया? समझ में क्या क्या आया होगा मैं अब क्लू बता दे रहा हूं, क्लू क्या क्या कंक्लूजन है, मैं अभी तक क्या क्या बताया हूं। अब एमटीपी खत्म हो गया है। सबसे पहला तरीका, मेथड क्या है एमटीपी का? पहला है, या तो एमटी पिल से आप एमटीपी करा सकते हो, जिसका नाम होता है RU486, और इसके अंदर एक केमिकल होता है जिसे अपन बोलते हैं मीफीप्रेस्टोन, ठीक है। और ये जो केमिकल होता है ना, एंटी प्रोजेस्टेरोन की तरह वर्क करता है। ये क्या करेगा, इंडोमेट्रियम की लाइनिंग को तोड़ेगा और उसके साथ क्या करेगा, बेबी को भी बाहर कर देगा। ये तो पहला तरीका हुआ, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरे तरीके के बारे में आपको जानना है और अच्छे से जानना है। ये होता है डीएनसी, जिसमें बच्चे को क्या किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट से कट करके बॉडी से बाहर निकाला जाता है। अगर आपसे पूछे RU486 पिल्स किस ट्राइमेस्टर में यूज किया जाता है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, इस पिल्स का यूज होता है, ठीक है। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद आप एमटीपी कराना चाहते हो तो इस समय पिल्स का यूज नहीं हो सकता, इस समय डीएनसी ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है भैया सेकेंड ट्राइमेस्टर में, ठीक है ना। यहां तक सबको पता चला ना, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक एमटीपी अमेंडमेंट एक आया था, कब आया था अमेंडमेंट एक्ट, कब आया था 2017 में, और इसी में बताया गया था कि एमटीपी कराने का तरीका क्या क्या है, ठीक है ना। 2017 में आया था एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें बताया गया था कि तरीका क्या क्या है एमटीपी कराने का, ठीक है। और एक एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट डाटा दे रखा है कि दुनिया में 45 से 50 मिलियन एबॉर्शन पर ईयर होता है, पर ईयर। हर साल पूरी दुनिया में 45 से 50 मिलियन एबॉर्शन हो जाता है भैया, एमटीपी हो जाता है। ये बात आपको जान के बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। मतलब कि पूरी प्रेगनेंसी का 20% हिस्सा जो होता है ना, एमटीपी हो जाता है। दुनिया में जितने लोग प्रेग्नेंट हैं उसका 20% हिस्सा लोग एमटीपी करा देते हैं, अबॉर्शन करा देते हैं। और इसमें 5% ही जो होता है, ये अबॉर्शन जो होता है, या तो इसमें मदर को खतरा रहता है या तो बेबी के अंदर कोई खतरा रहता है, तब 5% होता है। नहीं तो 15% तो लोग केवल वैसे करा देते हैं कि गर्भ में जो है वो फीमेल पल रहा है। 5% ही एमटीपी ऐसी होती है इस पूरी दुनिया में कि जिसमें माँ या बेटे को खतरा हो तब एमटीपी होती है भैया, नहीं तो नहीं होती है। लेकिन 15% लोग क्या करते हैं, केवल बेबी को देखते ही गर्भ में मार देते हैं भैया। तो एमटीपी बहुत
खराब चीज है भैया। एमटीपी आप तभी कराओ जब आपको बेबी को या आपको खतरा हो। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर एमटीपी वैसे करा ली, हमको बेबी नहीं चाहिए, तो भैया फिर आपका यूट्रस अनसुटेबल हो जाएगा, फिर बेबी इम्प्लांटेशन के लिए वो मना कर देगा और फिर आप शायद कभी माँ बाप नहीं बन पाएंगे। एमटीपी समझ में आया ना? एमटीपी समझ में आया? बहुत इजी तरीके से मैं एमटीपी को समझा दिया हूं। बस इतना ही एमटीपी है और कुछ एमटीपी के बारे में नहीं है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अगर यहां से किसी को डाउट है तो बता दीजिए भैया। और एक काम करना, इसका आप स्क्रीनशॉट्स ले लो, इस मेथड का ले लो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में डीएनसी के थ्रू होगा। 2017 में एक एक्ट आया था, अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। और एमटीपी पूरे दुनिया में 45 से 50 मिलियन हर साल एमटीपी हो जाता है। मतलब प्रेगनेंसी का 20% हिस्सा, और जिसमें 5% ही ऐसा एमटीपी होता है जिसमें बेबी या मदर को खतरा है, नहीं तो 15% एमटीपी तो केवल ऐसे हो जाता है, केवल ऐसे 15% एमटीपी हो जाता है ताकि हमें फीमेल नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। आई होप कि एमटीपी आपको समझ में आ गया होगा। एमटीपी आपको समझ में आ गया होगा। मैं देख लूं किसी का मैसेज है कि नहीं है, फिर एसटीडी की तरफ मूव करेंगे। खाओगे ना तो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूट जाएगी और उस इंडोमेट्रियम की लाइनिंग के साथ बॉडी से बेबी भी बाहर आ जाएगा। ऐसे आप एमटीपी करा सकते। कोई मैसेज नहीं है, नो मैसेज, कोई मैसेज नहीं दिख रहा है। मैं थोड़ा पानी पी लूं, फिर मैं एसटीडी भी खत्म कर दूंगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं एसटीडी। एमटीपी खत्म हो गया, 15 मिनट में एमटीपी खत्म कर दिए, 15 मिनट में एसटीडी खत्म हो जाएगा। 30 मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो एसटीडी का ना एक और नाम है, आपको नहीं पता होगा, जिसे अपन बोलते हैं वर्नल डिजीज। ठीक है, इसका एक और नाम है जिसे अपन बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो एसटीडी का क्या क्या नाम है? वर्नल डिजीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन एसटीडी का नाम है। ठीक है, और एसटीडी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं ऐसे करके एरो करके लिखने जा रहा हूं कि एसटीडी जो होती है 15 साल से लेके 24 साल के बीच में लोगों को सबसे ज्यादा एसटीडी होती है। अच्छा भैया ऐसा क्यों? ऐसा किसी बुक में लिखा है? बुक में इसलिए लिखा है क्योंकि जो इस उम्र के लोग होते हैं ना, इनको लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन होता है। मतलब कि सेक्स एजुकेशन के बारे में ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होता है। इसीलिए 15 साल से 24 साल के बीच में लोगों को एसटीडी नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, और ये जो एसटीडी बीमारी होती है ना, यूएस का डाटा है कि जितने भी टीनेजर है ना, उसमें से 5 में से हर एक पर्सन को एसटीडी की बीमारी है। यूएस का डाटा है, हमारा डाटा नहीं है भैया ये। ठीक है ना, और ये एसटीडी कैसे कैसे एक से दूसरे में जाता है? तो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू क्या होता है? ये एसटीडी नामक बीमारी एक से दूसरे में स्प्रेड कर जाती है। और एसटीडी इतनी खतरनाक बीमारी है भैया, इतनी खतरनाक बीमारी है
कि अगर एक बार हो जाए ना तो जिंदगी तबाह कर देती है। और मैं एक पॉइंट आपको बता दूं, आपको नहीं पता यार कि किसी पार्टनर के आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में आ रहे हो तो उसके और कितने पार्टनर है, और उसको भी नहीं पता कि आपके और कितने पार्टनर है। ठीक है, अगर एसटीडी नामक बीमारी उस फीमेल्स या उस मेल्स के अंदर है, अगर एक बार आपको एसटीडी हो गया भैया तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जिंदगी बहुत खराब हो जाती है। तो एसटीडी बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका वर्नल डिजीज भी नाम है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी इसका नाम है। ठीक है ना। और ये 15 साल से 24 साल के बीच में लोगों को ज्यादा होता है, और यूएस का डाटा है कि हर टीनेजर के 5 लोग में से 1 लोग एसटीडी से बीमार हैं। और इसलिए होता है क्योंकि उनके पास सेक्स एजुकेशन का ज्ञान नहीं होता। और जब सेक्स एजुकेशन का ज्ञान नहीं होगा भैया तो आपको पता है दुनिया की बहुत सारी बीमारी आपके बॉडी के अंदर, एसटीडी नामक बहुत सारी बीमारी आपके बॉडी के अंदर इंटर कर जाएंगे। यहां तक क्लियर है ना, यहां तक क्लियर है ना। अब एसटीडी स्प्रेड कैसे करता है, एसटीडी जो होता है एक से दूसरे में स्प्रेड कैसे करेगा, तो स्प्रेड करने का भी तरीका देख ले। जेनाइटल कॉन्टेक्ट के थ्रू क्या करेगा एसटीडी, एक मिनट, ओरल जेनाइटल कॉन्टेक्ट के थ्रू भी एसटीडी क्या करेगा, स्प्रेड हो जाएगा ये बीमारी। और जेनाइटल एनल कॉन्टेक्ट के थ्रू भी ये क्या करता है, एसटीडी नामक बीमारी एक से दूसरे में स्प्रेड कर जाता है। ठीक है। और कुछ ऐसी बीमारियां हैं ना, अच्छा एक पॉइंट आपको समझना है कि एसटीडी से बचे कैसे, एसटीडी से बचने का तरीका कैसे क्या है, कैसे बचे, एसटीडी से बचे कैसे, हिंदी में लिख दे रहे हैं भैया कि ताकि आपको समझ में आ जाए। एसटीडी से अगर बचना है तो एक ही सिस्टम है, आप मल्टीपल पार्टनर को अवॉइड करिए। अगर आप मल्टीपल पार्टनर अवॉइड नहीं कर पाते हैं ना भैया, तो उसके सब सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं तो यूज कॉन्डोम, कॉन्डोम के साथ ही क्या करिए, उसके साथ कांटेक्ट में आइए भैया। या तो सबसे अच्छा पॉइंट एनसीईआरटी कहती है क्या कि मल्टीपल पार्टनर को आप अवॉइड कर दो। अगर मल्टीपल पार्टनर को आप अवॉइड कर दोगे तो आप एसटीडी से बच जाओगे। आपको किसी पे ट्रस्ट है ना, ये मेरा बंदा है, तो उसके साथ अगर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में जाते हो, आपको पता है वो किसी के साथ नहीं गया होगा, तो कोई बात नहीं है भैया। अगर एसटीडी नामक बीमारी आपको एक बार हो गई भैया, जिंदगी तबाह कर देगी, आपकी लाइफ तबाह कर देगी। कभी कभी तो ऐसा होता है, कुछ ऐसी एसटीडी होती है ना भैया जो एक बार हो गई तो इस दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है, सही नहीं कभी हो सकता। तो जब भी आप अगर एसटीडी से आपको बचना है, किसी के साथ जाते हो सेक्सुअल कांटेक्ट में, तो आप तो या कॉन्डोम के साथ जाओ, पहला पॉइंट, और सबसे बेहतर पॉइंट है कि आप मल्टीपल पार्टनर ही अवॉइड कर दो ताकि एसटीडी नामक बीमारी से आप बच सको। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, और कोई भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, यहां पे कोई भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। अब एक पॉइंट और है कि कुछ एसटीडी ऐसी होती है ना, मैं इस पेज को अभी इरेज करूंगा भाई, क्योंकि ये लिख लिए हो ना, लिख लिए हो गया। कुछ ऐसी एसटीडी बीमारी होती हैं जो कभी नहीं सही हो सकती, नॉट क्योर्ड, इसका इलाज ही नहीं है भैया। अगर एक बार हो गया तो फिर आप कभी इसका नहीं सही हो सकता ये बीमारी। सबसे पहला HIV, दूसरा है हेपेटाइटिस बी, और तीसरा है हर्पिस। ये 3 ऐसी बीमारी है ना एसटीडी में कि जो अगर आपको एक बार हो गया तो फिर सही नहीं हो सकता। ये बात हमेशा याद रख लेना है भैया। अब बहुत खतरनाक बीमारी है ये, अगर एक बार आपको हो गया है बीमारी तो फिर सही नहीं हो सकता।
इसीलिए एसटीडी से बचने के लिए आप पार्टनर के साथ किसी पार्टनर के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में जाते हो तो बिना कंडोम के मत जाना भैया, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाला है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट कि अगर मल्टीपल पार्टनर अवॉइड कर दोगे आप, फिर भी आप सेक्सुअल नामक बीमारी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से आप बच सकते हो। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इस पे 10 स्टार लगा लेना, जितना भी स्टार लगाना स्टार लगा लेना। मैं क्यों बोल रहा हूं जितना स्टार लगाना स्टार लगा लेना? 2019 का क्वेश्चन था, कौन सी ऐसी एसटीडी है जिसका कभी इलाज नहीं है? तो इसका नाम क्या है? हर्पीस, हेपेटाइटिस बी और HIV। क्लियर है ना यहां तक? अब एसटीडी को ना मैं 3 भागों में डिवाइड करता हूं, एसटीडी, वायरल एसटीडी, बैक्टीरियल एसटीडी और प्रोटोजोन एसटीडी। आपसे पूछेगा कि कौन सा इसमें बैक्टीरियल है, कौन सा इसमें वायरल है, कौन सा इसमें प्रोटोजोन है। ठीक है। और आज का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद एसटीडी खत्म हो जाएगा। तो 30 मिनट में आपको एसटीडी और एमटीपी आई होप कि समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। मूव क्या करें? पहला पॉइंट मैं इसे इरेज कर दूं, 1 मिनट। जो एसटीडी नामक बीमारी है इसको मैं 3 पॉइंट में डिवाइड करूंगा। एक हो गया बैक्टीरियल, एक हो गया वायरल और एक हो गया प्रोटोजोन्स। 1 मिनट। देखो बैक्टीरियल के अंदर सबसे पहले आ जाएगा गोनेरिया, मैं दूसरे क्लैमिडिया, और सिफिलिस। भैया ये सिफिलिस एक ऐसी बीमारी है एसटीडी की, देखो इसका इलाज है। एसटीडी अगर ये आपको लेट में पहले डिटेक्ट हो गया ना तो इसका इलाज है, बच जाओगे। इसका 3 स्टेज होता है सिफिलिस का। सबसे पहले क्या करेगा कि आपके बॉडी के ऊपर, जानते हो क्या करेगा? सपोज मान के चलो ये लिप्स है, ओठ है, तो इसके ऊपर ऐसे 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 छल्ले बन जाएंगे। 3 स्टेज में होता है और फिर ये सही हो जाएगा। फिर 1 सप्ताह बाद इसका दूसरा स्टेज आएगा, आपकी बॉडी के अंग को पूरा लाल लाल तरीके से रेसेस में बना देगा। और फिर क्या करेगा? वो बैक्टीरिया जो है, वो बैक्टीरिया आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आके छुप जाएगा और उसके छुपने की इतनी ताकत होती है ना कि 20-20 साल तक छुप जाता है। और जब इसके अंदर तीसरा स्टेज आता है ना भैया, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ब्रेन को आएगा, ब्रेन के न्यूरॉन को खाना स्टार्ट कर देगा और अल्टीमेटली आप मर जाओगे भैया। इसीलिए ना क्या होता है, कोई भी आपके अंदर बीमारी है तो आप पहले तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करो कि भैया मेरे अंदर एसटीडी नामक बीमारी तो नहीं है ना। पहले जब HIV आया था, HIV जिससे लोग घबरा जाते हैं, एक बार हो गया तो ठीक नहीं होता है भैया। तो लोग समझते थे ना किसी को HIV है तो उसको टच कर दो तो क्या हो जाएगा, उसको एसटीडी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। HIV कैसे होगा? अगर किसी पर्सन को HIV है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है या तो सेक्सुअल कांटेक्ट से क्या हो सकता है, HIV नामक बीमारी हो जाती है। लेकिन किसी को आप टच कर दोगे उससे HIV नहीं होती है भैया। इस बात को हमेशा याद रखना है, उससे HIV नहीं होती है। ठीक है। तो वायरल के अंदर कौन कौन सा आएगा आपको पता होना चाहिए कि जिसका इलाज नहीं हो पाता वो सारे वायरल के अंदर आएंगे। मतलब कि HIV, हेपेटाइटिस बी और हर्पीस, और एक और है बीमारी जेनाइटल वॉर्ट्स। ये सारे वायरल के अंदर आएंगे। और ये जो 3 बीमारी है इनका कोई इलाज नहीं है भैया। अगर एक बार हो गया तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। क्लियर है ना? और देखो प्रोटोजोन्स के अंदर एक ही डिजीज आएगा, ट्राइकोमोनियासिस।
ठीक है। ट्राइकोमोनियासिस इसके अंदर एक ही डिजीज आएगा। तो एसटीडी को 3 भागों में डिवाइड किया हूं, बैक्टीरियल एसटीडी, वायरल एसटीडी और प्रोटोजोन्स। बैक्टीरिया में क्या क्या आएगा, गोनेरिया, क्लेमेडिया एंड सिफिलिस। और वायरल के अंदर क्या क्या आएगा बच्चों, HIV, हेपेटाइटिस बी, हर्पीस एंड जेनिटल वॉर्ड्स। और प्रोटोजोन्स के अंदर आएगा क्या, केवल ट्राइकोमोनियासिस। ठीक है, इसके कॉजेटिव एजेंट के बारे में भी जानेंगे। जैसे गोनेरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या है, निसीरिया गोनेरिया, इसका पॉजिटिव एजेंट है। क्लेमेडिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है, क्लेमेडिया ट्राइकोमोनिएटिस। ठीक है। सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है, ट्रेप्नोनेमा पैलिडम। ठीक है, इसका पॉजिटिव एजेंट है ट्रेप्नोनेमा पैलिडम। HIV का पॉजिटिव एजेंट है एड्स। ठीक है। और हेपेटाइटिस बी का पॉजिटिव एजेंट है हेपेटाइटिस बी ही। और जेनाइटल वॉर्ड्स का जो पॉजिटिव एजेंट है ना बच्चों, उसको बोलते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है ना। और जो हर्पिस का पॉजिटिव एजेंट है उसको बोलते हैं HSV। ठीक है ना, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। ठीक है। और ट्राइकोमोनियासिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है, ट्राइकोमोनियास ही है। तो पॉजिटिव एजेंट से क्वेश्चन बहुत पहले आता था कि बताइए कि सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है, गोनेरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है, एड्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है। इससे क्वेश्चन नहीं आता, जो मैं पॉइंट बताया हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हूँ, उसी से क्वेश्चन आता है। अब जब पूछेगा कि वायरल एसटीडी कौन है, बैक्टीरियल एसटीडी कौन है और प्रोटोजोन्स एसटीडी कौन है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं से भी डाउट है या दिक्कत है तब कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर मेरे को यहाँ से डाउट है, यहाँ से मेरे को दिक्कत है। ठीक है। तो क्या करना है, एसटीडी नामक बीमारी और एमटीपी के बारे में आपको लोगों को बताना है। भैया ये काम देख लो, पढ़े लिखे आप हो, आपको समझाना है लोगों को और किसी को नहीं समझाना है। ठीक है। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को खूब ज़्यादा स्प्रेड करना उन बच्चों तक जिनको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।